हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इमर्जिंग एरिया में। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली वेब 3.0 क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इसकी थ्योरी है और इंडिया में वेब 3.0 से रिलेटेड क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेब 3.0 के बारे में मेजर डिस्कशन अब स्टार्ट हो चुका है। चाहे व्हाट्सएप चैट्स देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर सर्कल्स देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, डिजिटल मीडिया देख लीजिए। अभी सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे पहुंचा है, लेकिन बहुत कम प्लेयर्स हैं जिसमें इन्होंने रियली में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसीज या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, इसका एक नेचुरल एक्सटेंशन, नेचुरल बेसिकली प्रोग्रेशन कहा जा सकता है। समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वेब 3.0 है क्या और क्यों इतना ये न्यूज में बनकर सेंटर स्टेज गेन कर चुका है। व्हाट इज वेब 3.0? मार्च 2020 में जब पैंडेमिक या कोविड-19 किक इन हुआ, उसके बाद से जब लॉकडाउन लगने लगे, सभी लोगों की लाइफ्स इंपैक्ट होने लगी, तो लोगों ने जो ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी है, चाहे वो शॉपिंग हो, फूड ऑर्डर करना हो, मूवीज वॉच करनी हो, सोशल मीडिया एक्सेस करना हो, इवन मेडिसिन ऑनलाइन परचेज करनी हो, इन सभी में मेजर अपटिक देखा गया। और ज्यादातर जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसे ईमेल हो, सोशल मीडिया हो, शॉपिंग रन हो क्लाउड में, ये एक्चुअली रिमोटली आपके डेटा को स्टोर करती हैं, उस डेटा को प्रोसेस करती हैं और उस प्रोसेसिंग के बाद जो सर्विस आपने डिमांड की इंटरनेट के थ्रू, हो सकता है अमेजन से आपने मान लीजिए टीवी ऑर्डर की, तो आप यहां टीवी का बटन दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे मॉडल, प्राइस पे करेंगे, एटसेट्रा। अमेजन अपने क्लाउड में डेटा को पहले स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसको जाके टीवी का जो प्रोवाइडर होगा उस तक पहुंचाएगा, वो आपको टीवी आपके घर तक पहुंचाएगा। कई सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे अमेजन वेब सर्विसेज हो, गूगल क्लाउड हो, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो, ये बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज इस एरिया में ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर जनरेट करते हैं नोइंगली अननोइंगली, ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे फूड डिलीवरी हो, ई कॉमर्स हो, शॉपिंग हो, मेडिसिन हो, एटसेट्रा, ये जो सिस्टम अभी हम यूज कर रहे हैं या जो सिस्टम अभी इंटरनेट का चल रहा है, जिसमें अगर आपको कोई चीज चाहिए, ऐप पे जाइए, वेब पे जाइए, ऑर्डर करिए, डेटा जाएगा, प्रोसेस होगा, सर्विस आपको डिलीवर हो जाएगी, इसको कहा जाता है वेब 2.0। तो आप सोचेंगे अगर ये वेब 2.0 है, सारी मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो वेब 3.0 फिर है क्या? वेब 3 या वेब 3.0, इसको इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन कहा जा रहा है। और इसका जो मेजर एलिमेंट है या फीचर है कि एक्चुअली वेब 3.0 सिंपल नेटवर्क के बजाय ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इसका मतलब अगर कोई कहे कि वेब 2.0 का सिंपल एक एडवांस वर्जन है वेब 3.0, तो वो सही नहीं है। वेब 2.0 क्लाउड टेक्नोलॉजी पे है और वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नेटवर्क पर बेस्ड है। इसका मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, सर्विसेज होंगी वेब 3.0 की, ये सब किसी पे बिल्ट होंगी? ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिल्ट होंगी। वेब 2.0 की सर्विसेज किस पे बिल्ट हैं? क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे हैं, या इनको कहा जाता है ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर भी। जो मेजर डिफरेंस है, जैसे जो क्लाउड है, इसको कई बड़ी कंपनीज, चाहे अमेजॉन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये कंट्रोल करती हैं। और जो ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी है, वो भी वेब 2.0 का हिस्सा है। इसको कई बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब वेब 2.0 अगर आप देख लें तो काफी सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही इन सर्विसेज को ऑफर करती हैं और जो यूजर है उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसा पिछले हम 3 लेक्चर्स में, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे DF2 एटसेट्रा के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं कि ब्लॉकचेन में जो डेटा है ये पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कोई एक एंटिटी, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करे, ओन करे या डिसएमिनेट करे। इसका मतलब वेब 2.0 सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वेब 3.0 ऐसा लगता है कि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट होगा, जो एक्चुअली पब्लिक ब्लॉकचेन पे रन करेगा और इसको यूटिलाइज किया जाएगा या ये यूज कर पाएगा जो हमारे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं
उनको भी। सबको पता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये किस पे रन करती है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, और हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो अलग हो सकता है। मतलब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे सोलाना, इसका हो सकता है प्रोटोकॉल एथेरियम से अलग हो, और ये प्रोटोकॉल्स पहले सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद ही किसी सर्विस को इन पे होस्ट किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। तो लोगों का कहना है काफी सिक्योर भी बेसिकली इनको माना जाएगा। तो जो वेब 3.0 है, ये जो अभी सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है वेब 2.0, इससे कहीं डिफरेंट माना जा रहा है। वेब 2.0 या अभी का जो सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है, इसमें जो यूजर डेटा है उसको जो कंपनीज हैं जैसे कि मेटा, जो जिसको पहले फेसबुक कहा जाता था, या गूगल या अमेजन या एप्पल, ये स्टोर करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और इस डेटा से एक्चुअली अपना बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी ये अर्न करती हैं। वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो सकता है या किसी और मीन्स एंड मेथड से हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी वेब 3.0 को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन अब हो जाए। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, ये सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक होगा वेब 3.0 का। इसका मतलब लोगों को जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं या जो टोकन्स इश्यू होंगे, क्रिप्टो टोकन्स, इनको यूज करना पड़ेगा अगर आपको वेब 3.0 के एप्स और सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना होगा। और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, अभी जो डिस्कशन है या टेक्नोलॉजी जो एवोल्यूशन है अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। धीरे धीरे इसके जो क्या क्या किस किस जगह पे किस किस एरिया में यूटिलाइजेशन हो सकता है, अभी भी एक बहुत नया रिसर्च एरिया डेवलप हो रहा है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो वेब 3 यूनिवर्स है उसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं एनएफटीज। एनएफटीज का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन्स। इसका मतलब है कि इन एनएफटीज को आप कैश नहीं, जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनके तरीके से ही उनको ट्रांजैक्ट करके ही आप एनएफटीज या नॉन फंजिबल टोकन्स को परचेज कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो बड़े बड़े एक्टर्स की जेपीजीज मतलब पिक्चर्स, और बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इन्होंने भी ये जो एनएफटी या नॉन फंजिबल टोकन्स हैं इनको परचेज करना, इनमें ट्रांजैक्ट करना, इनमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और जब अगर हम एक रीसेंट एग्जांपल देखें तो श्री अमिताभ बच्चन जी का जो एनएफटी कलेक्शन है उसका जब ऑक्शन हुआ तो कितनी प्राइस उसको मिली होगी? उसको ऑक्शन किया गया रफली $1 मिलियन, मतलब रफली 7 करोड़ रुपए में। और इसको देखते हुए जो बाकी सेलिब्रिटीज हैं वो भी अब धीरे धीरे एनएफटी या नॉन फंजिबल टोकन्स या क्रिप्टो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या वेब 3.0 की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंस आप तब समझ पाएंगे, इससे पहले आप जो वेब 1.0 और वेब 2.0 थे उनको थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लें। जो वेब 1 या वेब 2 था, जो एक्चुअली 1990 से स्टार्ट हुए अभी तक चले आ रहे हैं, इनकी थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। जैसे वेब 1 था, यह कैसे स्टार्ट हुआ? अगर आप 1990s या अर्ली 2000 में चले जाएं तो शुरुआत में जो पेजेस हुआ करते थे वो स्टैटिक हुआ करते थे, पर्सनल वेब पेजेस हुआ करते थे। मतलब आप जाएंगे, डेटा इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। तो ये वेब 1.0 जो 1990s में स्टार्ट हुआ, इसको स्टैटिक आप कह सकते हैं, विदाउट एनी स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन। उसके बाद अर्ली 2000s में वेब 2.0 आया, और इसमें जो बड़ी टेक कंपनीज थी, चाहे फेसबुक हो, गूगल हो, अमेजन हो, इन्होंने यूजर जनरेटेड अकाउंट या यूजर जनरेटेड कंटेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। मतलब आप जाइए अपना ऑर्कुट में, अपना फेसबुक में, अपना इंस्टाग्राम में, अपना ट्विटर में, या और भी बहुत सारी वेबसाइट, लिंक्डइन में अपना अकाउंट जनरेट करिए। और आप जब अकाउंट जनरेट करेंगे, अपनी प्रोफाइल जनरेट करेंगे, आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, एक दूसरे को शाउट आउट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा जाने अनजाने में, चाहे वो वीडियोस हो, पिक्चर्स हो, टेक्स्ट हो, सर्चेस हो, शॉपिंग डेटा हो, ये सारा डेटा जनरेट होने लगा। और कहां पर ये डेटा स्टोर होगा? ये बेसिकली स्टोर होगा इन कंपनीज पे। अगर आप फेसबुक ऐप यूज करें तो फेसबुक के पास, गूगल का यूज करें तो गूगल के पास, अमेजन का यूज करें तो अमेजन के पास, या किसी और कंपनी का यूज करें तो उसके पास। इनके पास जब ये डेटा स्टोर होगा, इसको प्रोसेस करेंगे, और इस डेटा को ये इंटरमीडिएरी की तरह, मतलब एक बिचौलिए की तरह, इस डेटा को यूज करके अपना प्रॉफिट्स ये अर्न करते हैं एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा के थ्रू। और ये स्केल जो है कि किस स्केल पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये आप कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए।
जैसे गूगल का अगर हम देख लें तो जो सर्च मार्केट है गूगल का, उस पर 90% से भी ज्यादा कब्जा समझा जाता है ग्लोबली। सिमिलरली फेसबुक का अगर आप देख लें तो सोशल मीडिया पे 72% से भी ज्यादा डोमिनेशन है फेसबुक का। क्लियरली इन कंपनीज की ग्रोथ को आप आंकते हैं कि कितने ज्यादा यूजर्स ने अकाउंट बनाए, कितना ज्यादा डेटा जनरेट किया, कितने ज्यादा जो यूजर्स हैं उस पर एक्टिव है, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम भी करें और क्रिएट भी करें। और इसी डेटा को ये कंपनीज कलेक्ट करती हैं, यूज करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं अपना रेवेन्यू, अपने प्रॉफिट्स को अर्न या जनरेट करने के लिए। लोगों का कहना है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है जिसमें आपका डेटा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या एक्चुअली डेटा आप जनरेट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कौन कमा रहा है, ये सारी कंपनीज, इसका सॉल्यूशन वेब 3.0 कर सकता है। कैसे सॉल्यूशन वेब 3.0 से कर पाएगा? जैसे यह कहना है कि प्लेजरिज्म का मतलब है कि मैं अगर कोई कंटेंट खुद ना बनाऊं, किसी का और का कंटेंट कॉपी कर लूं, थोड़ा बहुत उसमें 19-20 करके मैं उसको पब्लिश कर देता हूं, वायरल हो जाता है, तो हो सकता है मुझे उससे कहीं ज्यादा फायदा मिले बजाय उस व्यक्ति, इंडिविजुअल या कंपनी को जिसने एक्चुअली वो कंटेंट ओरिजिनली क्रिएट किया होगा। मतलब आज के जमाने में ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी करके और उसके अराउंड आप सोशल मीडिया पे बड़ी फैन फॉलोइंग बना सकते हैं। जिसने ओरिजिनल कंटेंट जनरेट किया होगा उसको हो सकता है पता भी ना हो, उसको बेनिफिट उसका पहुंच ही ना रहा हो। इंटरेस्टिंगली देख लीजिए, अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट है फेसबुक से, और उसमें जो यूएस टेक रिपोर्टर हैं केसी न्यूटन, उन्होंने जो 19 सबसे ज्यादा व्यूड पोस्ट हैं, सबसे ज्यादा जो पोस्ट देखी जाती हैं, उनको एनालाइज किया। और उन्होंने कहा कि 19 पोस्ट में से सिर्फ 4 ही ऐसी पोस्ट हैं जो ओरिजिनल हैं, बाकी सारी की सारी प्लेजराइज्ड हैं, मतलब कॉपीड हैं। इसका मतलब कि जिन्होंने कॉपी किया, ये 15 जो कॉपीज हैं, इन्होंने बहुत मेजर रेवेन्यू को अर्न किया खुद की मेहनत के बजाय। प्लेजरिज्म जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन तक उनकी मेहनत का पैसा कॉम्पनसेशन नहीं पहुंचने देता, और वेब 3.0 इसको सॉल्व कर सकता है। क्योंकि एक्चुअली ओरिजिनल कंटेंट किसने जनरेट किया, वेब 2.0 में आप उसको ट्रैक ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ कंपनी को पता है। वहीं वेब 3.0 जो कि ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज पर बेस्ड है, इसमें कोई भी ट्रैक कर सकता है कि कंटेंट का क्रिएटर कौन था। ऑडिटिंग का सिस्टम यही है। आप ब्लॉकचेन का हमारा ओरिजिनल लेक्चर देखेंगे, उस सारी डिटेल आप समझ जाएंगे ब्लॉकचेन एक्चुअली काम कैसे करता है। इसका मतलब वेब 3.0 ये जो हमारे बिचौली हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम या वेब 2.0 में ऑपरेट करें, इनको पूरी तरह कट आउट कर सकता है। अगर आप इस टेबल को देखें तो बहुत क्लियर जो 3 स्टेजेस हैं हमारे इंटरनेट कंजम्पशन की, जैसे कि वेब 1 1990 से 2005, वेब 2 2005 से अभी तक जो चल रहा है, और वेब 3.0 2021 से जिसका डिस्कशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो कॉन्वर्सेशन में आना शुरू हो गया है। जो वेब 1 था वो सिर्फ सर्वर फाइल सिस्टम पे बेस्ड था, वेब 2 ऑन प्रॉमिस या क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड था, और वेब 3.0 अब ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स पे बेस्ड होगा। एग्जांपल देख लीजिए, वेब 1 का स्टैटिक वेब पेजेस, वेब 2 यूजर जनरेटेड कंटेंट, सोशल मीडिया, वेब एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स एक्सेट्रा, और वेब 3 एनएफटीज, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। डेटा की ओनरशिप देख लीजिए, वेब 1 कंपनीज जो वेब पेजेस रन कर रही हैं वो डेटा बेसिकली ओन करते थे। वेब 2.0 कंपनीज जो इन एप्लीकेशंस को होस्ट करती हैं क्लाउड पे, चाहे अमेजन हो, फेसबुक हो, एक्सेट्रा। और अभी जो वेब 3.0 है, इसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। तो इसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी, सेंट्रल एंटिटी डेटा को ओन होस्ट नहीं करेगी। ट्रांजैक्शन वेब 1.0 स्टैटिक पेजेस होते थे, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 में आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवेज के थ्रू करेंसी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और वेब 3.0 में जो ट्रांजैक्शंस होंगे क्रिप्टो टोकन्स के थ्रू होंगे, एनएफटीज के थ्रू होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या इसका मतलब है कि एक्चुअली जो वेब 3.0 पर मूव करना चाहते हैं उनको बहुत कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी होगी? ऐसा नहीं है। लोगों का कहना है कि वेब 3.0 जैसे टेक ऑफ करेगा, वेब 2.0 के साथ काफी लंबे समय तक कोएग्जिस्ट करेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे मेटामास्क एक एप्लीकेशन है जो क्रोम अभी जो हम यूज कर रहे हैं उसी के एक एक्सटेंशन के रूप में लॉन्च किया गया है, जो कि जो एथेरियम क्रिप्टो करेंसी है उसका क्रिप्टो वॉलेट जनरेट कर सकता है। इसका मतलब वेब 3.0 एक ब्रेकडाउन नहीं होगा वेब 2.0 से, उसका एक एक्सटेंशन, एडवांस्ड वर्जन
बेसिकली कहा जा सकता है। और जो कोडर्स हैं उसमें सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाहे पाइथन हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, इनको ही यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सॉलिडिटी है, एथेरियम है, रस्ट एटसेट्रा, ये हो सकता है अपने भी कस्टमाइज्ड कुछ कोडिंग या वेब 3.0 के एप्लीकेशंस और सर्विसेज को लॉन्च कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, यह है स्टोरी क्या है वेब 3.0। अब समझा जाए कि जो वेब 3.0 और जो मेटावर्स, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है। मेटावर्स पे हमने बड़ा एक लेक्चर डिलीवर आपको किया कि फेसबुक ने अपना जो नाम बदल के मेटा रख लिया है। क्या एक्चुअली है मेटावर्स। मेटावर्स और वेब 3.0 में कोई कनेक्शन नहीं है। मेटावर्स इनफैक्ट वेब 2.0 को यूज करके एक आर्टिफिशियल या एक 3D या एक रोल प्लेइंग गेम जनरेट बेसिकली करता है। लेकिन जो वेब 3.0 है ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ज्यादा है कि कोई सिंगल कंपनी ओन ना करे। मेटावर्स ये हो सकता है फ्यूचर में क्रिएट किया जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब हो सकता है मेटावर्स भी वेब 3.0 टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट बन जाए, लेकिन इनमें डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं कहा जा सकता। इंडिया में क्या सिचुएशन है वेब 3.0 को लेके या मेटावर्स को लेके। इंडिया के लिए बाकी दुनिया की तरह अभी आइडिया काफी नया है, लेकिन इंडियन कंपनीज, इंडियन बोर्ड रूम्स में इसका डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडियन जो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने भी क्लियरली कह दिया है कि अब टाइम आ गया कि वेब 3.0 को सीरियसली कंसीडर किया जाए। जैसे इंडियन जो चिंगारी है, जो कि टिकटॉक का राइवल कहा जाता है, उसने रफली अभी $38 मिलियन बेसिकली रेज किए हैं 30 डिफरेंट इन्वेस्टर्स के, कि किस तरीके से अपना क्रिप्टो टोकन, जिसका नाम ये रख रहे हैं गारी, उसको लॉन्च किया जाए। इस गारी को और अपना खुद का NFT या नॉन फंजिबल टोकन्स मार्केट प्लेस भी ये डेवलप करें। सिमिलरली पॉलीगन आप देख लीजिए, जिसको फाउंड किया है जयंती कनानी, संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन। इन्होंने एक मेड इन इंडिया क्रिप्टो करेंसी प्रोटोकॉल डेवलप किया है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी $10 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा जो इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया, जो गेमिंग कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजी, इसकी सब्सिडियरीज हैं, जो एक्चुअली वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रेंचाइजी उसको ओन करती हैं, ये भी अपने NFTs लॉन्च करने की डायरेक्शन में अब धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोग नर्वस हैं, कुछ लोग इनडिफरेंट हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किताब में, थ्योरी में सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होगा जब ये रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होना शुरू होगा। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन वेब 3.0 आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।